एस्टेब्लिशमेंट या सेक्शन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वो ही पुरानी पिटी हुई पॉलिसियों को सामने रखकर अपना खेल खेलेगी तो पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। उन्होंने इमरान खान को एक यानी अपने मोहरे के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आर्मी की किसी किस्म की किरदार सियासत में इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। कि अगर सियासत में जो है वो एजेंसियां मुलविस हो रही हैं, फौजी एजेंसियां, उनको रोकना चाहिए। नवाज शरीफ अंपायर साथ मिला के खेलते थे, फिर पैसे भी आए, शायद 35 लाख रुपया मिला। इमरान खान साहब को मैं भी पेश करता हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलना छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वो इल्ज़ामात हैं जो आप हर दौर में सुनते आ रहे हैं। हमारे सियासतदान हों, कभी किसी को एजेंट कहते हैं, कभी कोई किसी का पिट्ठू है, कभी कोई एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार है। लेकिन हमारी तारीख बताती है, चाहे हमारे सियासतदान हों, जज हों, जर्नैल हों या हमारी अपनी सहाफ़ती बरादरी की अगर हम बात करते हैं, हर दौर में कोई ना कोई ऐसा खुफिया हाथ होता है या वो खुफिया हाथ जिसने दस्ताने पहने हुए होते हैं और समटाइम्स वो खुफिया हाथ किसी के कंधे की जानिब इशारा करता है कि उनके हाथों मुख्तलिफ किस्म के जिन लोगों की हम मिसाल दे रहे हैं वो उनके हाथ इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र हम करते हैं या उस खुफिया हाथ का जिक्र करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी कौम की तकदीर के फैसले और पाकिस्तान में असल हुक्मरान कौन होगा वो डिसाइड करेंगे कि किसको तर्ज हुक्मरानी का हक हासिल है। लेकिन इस हाथ को इस्तेमाल करने वाले किरदार मुख्तलिफ दौर में बदलते रहते हैं। हम बात करते हैं चाहे अयूब खान का दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, परवेज मुशर्रफ का दौर हो, या हम नाम लेते हैं कभी जनरल असलम बेग का, कभी जनरल हमीद गुल का, या फिर कभी जनरल असद दुरानी का नाम भी इस सिलसिले में सामने आता है कि जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को कुछ ऐसे जो हम आजकल के हालात में देख रहे हैं कि खरीदने की कोशिश की और अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाने की कोशिश करते आ रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं असगर खान की पिटिशन का, जो मेहरान बैंक गेट जो एक स्कैंडल था पाकिस्तानी सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, जिसमें कहा गया कि खुफिया एजेंसियों की जानिब से कुछ रकूम सियासतदानों को तकसीम की गई। और ये वो पिटिशन है जिसे तकरीबन आज की सुप्रीम कोर्ट 12 साल के बाद इसको खोल रही है और इसके बारे में देखा जाएगा कि अब ऐसा कौन सा फैसला मजीद जो है सामने आएगा। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते चलें, आज से तकरीबन 22 साल पहले 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मियां नवाज शरीफ समेत बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के नाम थे जिनको रकूम तकसीम की गई थी। तकरीबन उस वक्त के अंदाजे के मुताबिक 14 करोड़ जो हैं ये रुपए सियासतदानों में तकसीम किए गए थे। जी नाज़रीन, ये वो सियासतदान हैं जो आजकल एक पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी भी कहते हैं और मुख्तलिफ जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है, ऐसी सियासी तब्दीलियां आती हैं तो यही सियासतदान अब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है जमहूरियत को खतरात से दो चार कर रही है। हम बात करें सियासी पार्टीज की, लेकिन अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो ये केस बंद हो चुका था जब इस पिटिशन को खोला गया, तो क्या वो ये फैसला कर पाएंगे या आला अदलिया इस हवाले से कोई फैसला करेगी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो रकूम दी जाती रही या सियासी जमातों के खिलाफ ऐसे अलायंसेस बनाए गए जिनको पैसे दिए गए और पाकिस्तान की सियासी जो तब्दीलियां हैं उसमें खुफिया हाथों का हाथ था, तो इस हाथ को क्या हमारी अब कोर्ट रोक पाएगी या नहीं? क्या ये केस पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन ही रहेगा? ये पाकिस्तान की सियासी हालात में इस हवाले से कोई तब्दीली आ रही है इस केस पे जब हम नजर दौड़ाते हैं? और इसके अलावा गुफ्तगू के आखिर में हम कुछ डिस्कस करेंगे कौम परस्तों की जानिब से जो हड़ताल की गई, अल्ताफ हुसैन साहब की जो स्टेटमेंट थी सिंध के हवाले से, उस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी असगर खान पिटीशन के हवाले से, क्या पाकिस्तानी सियासत में मजीद तब्दीलियां आ रही हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। लाहौर स्टूडियो से ही हमें ज्वाइन करेंगे उमर चीमा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब अभी एहतजाजन उठकर चले गए कि वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। हसन निसार साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आपने पाकिस्तानी सियासत को बड़े करीब से देखा, ये पिटीशन इस केस के हवाले से जो फैसला था वो पेंडिंग था, लेकिन अब क्या होगा? क्या कोई सियासी तब्दीली इस केस के हवाले से आप देख रहे हैं मजीद? देखिए, डिपेंड करता है कि फैसला कैसा आता है और उस फैसले पे तो जाहिर है मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता उस पर कमेंट करना। फैसला कैसा आएगा वो डिटरमिन करेगा। अगर तो जो एक नाइव और एक लेमैन के तौर पे अगर बंदा सोचे, अगर उस तरह का फैसला आता है तो फिर तो पाकिस्तान की सियासत का रुख भी तब्दील हो जाएगा, इसका कम्प्लेक्शन भी तब्दील हो जाएगा।
اس کی تاریخ بھی تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیسیشن کیا آتا ہے. ڈیسیجن پہ آپ بات کریں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ 22 سال سے کسی نے اس کیس کو چھیڑا نہیں؟ 99 میں جب یہ کیس تھا جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کو ہو گیا، پھر اس کے بعد 12 سال یہ پٹیشن بند رہی، کسی نے کھولا نہیں، اور جب بار بار اب اس کا حوالہ دیا جاتا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو اوپن کیا، اس پٹیشن کو دوبارہ سے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کامنٹ نہیں کریں گے، آپ ڈیسیجن کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے، خفیہ جو ہاتھ ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا وہ بے نقاب ہو پائیں گے اس فیصلے کے ذریعے؟ آپ کو کچھ لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ کھولنا بڑا دل گردے کا کام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بہت ایک فیصلہ کن قسم کا فیصلہ ہے اس کو کھولنا، چونکہ اس کے کھلنے سے پنڈورا باکس کھل سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی سابق آرمی چیف جو ہیں اسنب بیگ صاحب کا، میں نے اس پہ بلکہ کامنٹ بھی کیا ہے، آج ہی شاید کالم ہے میرا، مجھے یاد نہیں ہے، شاید یسٹرڈے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ لا فل کمانڈ تھی اس وقت کے صدر کی. ہنسی آتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ سیاست دانوں کو منتخب کرانے کے لیے یا انتخاب کے سلسلے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں. یہ لا فل کمانڈ تھی، اور اس طرح کا ان کا کوئی بیان ہے جس میں نے کالم میں کامنٹ کیا ہے. اس وقت چونکہ تو میں نے کوٹ ان کوٹ کیا تھا اخبار سے اٹھا کے وہ سٹیٹمنٹ، اس لیے اس وقت مجھے ایگزیکٹلی شاید وہ حرف بحرف یاد نہ ہو، لیکن یہ اتنی مزے کا خیز بات ہے. نہیں ہاں، مطلب کیا کیریکٹر لیس آدمی تھا پھر وہ، اگر وہ یہ اور یہ کیسی لا فل کمانڈ ہے، اور یہ لا فل کمانڈز ہمیشہ یہ مانتے رہیں یا لیتے رہیں. اور پھر کیا یہ ISI کا یہ جو مجھے نہیں پتا ان کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے، کیا یہ اس میں شامل ہے کہ سیاست دانوں کو آپ پیسہ دیں اور جوڑ توڑ کریں اور ان کو رشوتیں دیں اور یہ IGI یہ جگاڑ بنائیں؟ یہ ان کا کام ہے. فخر سے کہتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جی ہم نے IGI بنایا تھا، ہم نے فلاں کیا تھا، اس کو کٹیل کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو چڑھانا ہے، اس کو گھٹانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے تکڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، یہ سیاست کے سوداگر ہیں، یہ دکاندار ہیں. یہ اٹ از ناٹ دیئر جاب. اس ملک کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ آپ اپنی انجینئرنگ، اپنی جگاڑ بازی بیچ میں کرتے رہے ہو. آپ نے لوگوں کی جو ایک نیچرل طریقے سے ان کی نمائندگی کا ایک سلسلہ اس ملک میں بننا چاہیے تھا، وہ آپ نے نہیں بننے دیا. کبھی آپ گھٹا رہے ہیں، کبھی آپ چڑھا رہے ہیں، کبھی آپ توڑ رہے ہیں، کبھی آپ جوڑ رہے ہیں. تو یہ اگر یہ فیصلہ ایک خاص طرح کا آتا ہے کہ یہ جو بکاؤ قسم کے لوگ تھے اور یہ سٹوجز تھے اور یہ اعلی کار تھے ایجنسیز کے، تو اس ملک کی تقدیر اور سیاست کی تطہیر ہو جائے گی، اس کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ لیکن اب یہ تو فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا. عمر چیمہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصغر خان صاحب جب آپ کی پارٹی میں آئے تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پریشر کی وجہ سے شاید یہ پٹیشن کھلتی ہے، لیکن جیسے حسن نثار صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو گاڑ بازی یا پتلی بنائی رکھا سیاستدانوں کو، اگر سیاستدانوں کو ایسے بنائی رکھا تو اس میں بہت سارے پھر خفیہ ہاتھ جو تھے وہ کیریکٹرز بھی بے نقاب ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا اس پٹیشن کے ڈیسیجن میں؟ شکریہ آسما. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ کیس جو ہے تقریباً 12-13 سال کے جو ہے لیپس کے بعد دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ اس کو سن رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد عدلیہ کا ہی تحفہ ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اتنی اہم نوعیت کے کیس کو جو ہے دوبارہ کھولا جا رہا ہے. اور یقیناً جو بات حسن نثار صاحب نے کی بالکل بجائے ہے کہ وہ چہرے بے نقاب ہونے چاہیے جو ماضی میں جن کا ایسا گھناؤنا کردار رہا ہے، جنہوں نے جمہوری حکومتوں کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف جو ہے سازشیں کی ہیں. اور وہ اہلکار بھی، چاہے وہ کسی بھی ایجنسی سے ہیں یا سرکاری کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو، ان کا بھی احتساب ہونا بہت ضروری ہے. جنہوں نے یہ پیسے دیے کیا ان کی طرف بھی کوئی ہاتھ جائے گا؟ وہ لوگ بھی بے نقاب ہوں گے یا ان کے حوالے سے بھی کوئی سخت قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایسا؟ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آزاد عدلیہ کی تو یقیناً ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ انصاف اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، چاہے وہ کوئی اہلکار ہے یا کوئی سیاسی جماعت کے سے تعلق رکھنے والا کوئی سیاستدان ہے. ان تمام کا جو ہے بلا امتیاز جو ہے احتساب ہونا ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہی
اور یہ بھی بات سامنے آنی چاہیے کہ آخر یہ ان ایجنسیوں کے اندر یہ پولیٹیکل ونگز یہ کن حکومتوں میں قائم انہی حکمرانوں نے جو ہے اپنے سیاسی انتقام کے لیے الیکشن میں جوڑ توڑ کے لیے یہ پولیٹیکل ونگز جو ہے قائم کیے گئے، ان لوگوں کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر جمہوری تاریخ کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک انقلابی اقدام ہوگا کہ اگر یہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کا کوئی لاجیکل اینڈ ہو، تاکہ دوبارہ آئندہ جو ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں غیر جمہوریت کرنے جو ہے طریقے ان کو استعمال نہ کیا جا سکے. میں ڈسکشن میں ویلکم کروں خرم دستگیر صاحب کو، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب، اصغر خان پٹیشن کھل رہی ہے، بہت سارے لوگ بے نقاب ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب پہ الزام تھا کہ 35 لاکھ روپے انہوں نے بھی لیے. بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی میں جو اس وقت شامل تھے، جیسے عابدہ حسین اس وقت تھی، انہوں نے مانا کہ ان کو پیسے ملے، 1 لاکھ روپے انہوں نے لیے. تو کیا ہوگا اب؟ میاں صاحب کے حوالے سے بھی یہ نام ان کا سامنے آ رہا ہے. جب یہ کیس اب کھل رہا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو آپ لوگ جیسے ہر وقت کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی، فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی، تو اب آپ اپنے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنے ہاتھ آپ کیسے اب صاف کریں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو اصغر خان پٹیشن ہے اس میں یہ تمام جو نام لیے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے قائد محمد نواز شریف کا نام ہے، وہ صرف درانی صاحب کے ایفیڈیوٹ پر ہے. اس ایفیڈیوٹ کی ابھی جانچ پڑتال ہونی ہے کہ کیا وہ ایز ایویڈنس اس کی صحت درست ہے یا نہیں ہے. تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس اکاؤنٹ نمبر اور سلپس بھی موجود ہیں جن سے وہ پیسے دیے گئے. کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دے گا. تو ہم تو دیکھیں نا، نہ ہی استثناء کے پیچھے چھپنے والے، ہم تو عدالت کا سامنا کریں گے اور کھل کر جو ہے جو عدالت فیصلہ کرے اس کا احترام کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ دا کورٹ جج دی ایویڈنس اینڈ دین ول سی کہ ہاؤ اٹ گوز. میاں صاحب نے یہ پیسے لیے یا نہیں لیے؟ اس وقت یہ پیسے لیے یا نہیں لیے؟ جی، اس معاملے میں اس کی بہتر وضاحت وہ خود کریں گے، لیکن ہم کورٹ کے اوپر ہمارا مکمل یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے کورٹ کے اوپر، اور کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا. جو دوسری بات اس میں اہم ہے آسما، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں اور اس کے کارکنوں میں ایک بہت بڑا اور عظیم ارتقا ہوا ہے. جس زمانے کی بات یہ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد آج تک، اور خاص طور پر 1999 کے بعد جب ہماری حکومت کو برطرف کیا پرویز مشرف نے ایک جو ہے جنرل سکو میں، اس کے بعد سے ہمارا جو بلیف ہے، اور اس میں ہمارے قائد بھی شامل ہیں اور ہمارے کارکن بھی شامل ہیں، کہ ہمیں یہ تاریخ نے ایک سبق دیا جس کا ہم نے پھر اظہار بھی اب کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایجنسیوں کی مداخلت کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. اور ہم نے نہ صرف اس یقین کا وربلی اظہار کیا ہے بلکہ پچھلے 4 سال میں، لیکن ٹھیک ہے آپ نے اظہار کیا، لیکن اس وقت کہا جاتا ہے آئی جے آئی بنا، پیسے تقسیم کیے ہم نے اپنے اوپر فرینڈلی اپوزیشن کے، کھٹی میٹھی اپوزیشن کے تانے برداشت کیے ہیں، لیکن ملک کی بڑی اپوزیشن ہونے کے ناطے ہم نے جو پاکستان کے منتخب ایوان ہیں ان کا دروازہ بند کر دیا ان ایجنسیوں کے لیے، ورنہ یہ دروازہ بند کر دیا. اس وقت 90s کی جو سیاست تھی، چلے ماضی پہ چلے جاتے ہیں، مانا بھی گیا کئی فورمز پہ کہ اس وقت استعمال بھی ہوئے، اور مختلف لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں جنت جلانی کے حوالے سے کہ میاں صاحب شاید ان کے راستے آئے. پاکستان کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اور لیبلز آپ کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے دھوئیں گے؟ میں نے یہ جو سوال اٹھایا تھا، خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ، جرنیلوں کے زیر سایہ جو پرورش تھی، اس کو کیسے آپ کلیئر کریں گے؟ مورخ ان 4 سالوں کی یا 5 سالوں کی تاریخ لکھیں گے تو وہ یہ لکھیں گے کہ محمد نواز شریف کے پاس بار بار موقع آیا. پہلی دفعہ موقع بڑا سیریس آیا تھا اپریل 2010 میں، اس کے بعد موقع آیا پچھلے سال جو ہے دسمبر 2010 کے آخر میں، جب ایم کیو ایم نے حکومت سے باہر آنے کا اعلان کیا، اور اس میں بڑی وضاحت تھی، 181 ووٹ تک موجود تھے. لیکن اب نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب نہیں کیا. ماضی کی سیاست میں ہم بطور اپوزیشن یہ کھیل کھیلنے کے لیے اب کسی بھی طرح تیار نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام نے ہمیں حکومت دی تو ہم اس وقت بھی یہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس، ان کا کام ہے لیکن وہ سیاستدانوں کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. سیاستدانوں کے فون ٹیپ کرنا نہیں. میں حسن نثار صاحب سے پوچھوں، حسن نثار صاحب، مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا؟ مورد الزام سیاستدانوں کو ٹھہرائے گا، یا خفیہ ایجنسیوں والوں کو ٹھہرائے گا، یا پھر جو پتلی تماشا ہوتا رہا، کن کو مورد الزام ٹھہرائے گا؟ دیکھیے عاصمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ می کانگریچولیٹ
खुर्रम दस्तगीर, जिन्होंने बहुत बावकार तरीके से कजबैसी और बदसूरती नहीं की, उन्होंने बहुत बावकार तरीके से और बड़े पोलाइट और सॉफ्ट और कैमोफ्लाइज तरीके से, विच इज़ द राइट वे, उन्होंने एक कन्फेशन किया है कि हम वो नहीं करेंगे और हमने अपने हिस्से के सबक सीख लिए हैं। तो तारीख क्या लिखेगी? तारीख वही लिखेगी जहां कंक्लूड किया जाएगा। क्लाइमेक्स डिसाइड करता है ये तारीख। जब बाबाए कौम के बारे में लिखती है तो क्या लिखती है कि कांग्रेस एक फेज था उनकी जिंदगी का, आया और गुजर गया, रह गया कि इस मुल्क में ये देखें, ये नून लीग वाले बड़ा सितमगर लोग हैं, ये गलती कर रहे हैं। ये इस मुल्क में मुमकिन ही नहीं कि अगर किसी ने पॉलिटिक्स करनी हो तो वो उसको फौज के सदर दरवाजे से, जीएचक्यू के सदर दरवाजे से गुजरना ना पड़े। जुल्फकार अली भुट्टो की, उनको अयूब खान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, नवाज शरीफ को करना पड़ा, इसी तरह अगर चौधरी ने किया, दे हैड नो ऑप्शन। असल बात यह है कि ये कंक्लूड कहां करेंगे और कहां कर रहे हैं। नून लीग भी पूरी तरह, मैं मियां नवाज शरीफ के बारे में देखें, मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन फासले से जो मैं एवेल्यूएट करता हूं कि ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गुड कॉप बैड कॉप वाला इन्होंने मामला रखा हुआ है। हमारे लायलपुर में मेरा बचपन गुजरा है, हमारे साथ वो चिन्योटी शेख लड़के हमारे क्लास फेलोज होते थे, वो उन्होंने दोनों भाइयों ने एक काम रखा होता था कि हो अच्छा अभी तुम्हारी पेमेंट नहीं हुई, वो बड़ा बेवकूफ़ है, बड़ा गधा है, उसको समझाएंगे, अब आप अगले हफ्ते दूसरा भाई बैठा होता था, वो कहता था हैं अच्छा उसने पेमेंट नहीं की। तो ये पार्टी बड़े तरीके से इस मामले में चल रही है। मियां नवाज शरीफ का स्टांस मुझे बहुत वाज़े उस डायरेक्शन में नजर आ रहा है जिस डायरेक्शन की तरफ खुर्रम दस्तगीर साहब ने इशारा किया है। लेकिन जो सवाल आपका था कि तारीख क्या लिखेगी, तारीख वो लिखेगी जहां ये सारा मामला कंक्लूड। तारीख भुट्टो को क्या लिखती है? जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हालांकि भुट्टो अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान को डैडी कहते थे। सो जो क्लाइमेक्स है वो तारीख वो लिखेगी कि जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के सरबराह थे और जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया। तारीख ये लिखती है, एक हवाला होता है जिसमें कंक्लूजन की जानिब जाएगी। ठीक, कंक्लूजन की जानिब। सर तारीख आप यही कह रहे हैं कि कंक्लूजन की जानिब जाएगी कि एंड में क्या हुआ, दी एंड क्या हुआ। लेकिन इसी पे मजीद हम बात करेंगे। जो इनका खिलौना बनना, फौजियों का एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होना, वो इनका माजी। ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। असगर खान पिटीशन क्या पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली ला रही है या लाएगी? जैसे हसन निसार साहब का कहना था कि जब मौरख तारीख लिखेगा तो कंक्लूजन की जानिब जाएगा, जो एंड में अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो वो उनको हमेशा जिंदा ही लिखेगा। उन्होंने मिसाल दी भुट्टो साहब की, कायद-ए-आज़म की मिसाल दी। मैं उमर चीमा साहब आपसे फिर मैं ये सवाल जानना चाहूंगी कि आप लोगों की तमाम तर मुखालफत की जो तवज्जो है वो सारी की सारी मियां नवाज शरीफ की जानिब है। अब अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार नहीं बन रहे या जमहूरी हुकूमत को डी रेल नहीं करेंगे, तो शायद फिर तारीख उनको अच्छे अल्फाज में लिखे। तो फिर अब क्या आपको क्या लग रहा है कि सारा ला हासिल क्या होगा इससे? देखें, तारीख तो ज़ाहिर है वही लिखेगी जो जिसका सियासी किरदार है वो कौम के सामने। आज मीडिया भी आज़ाद है और पल पल की खबर कौम के सामने, कौम अच्छी तरीके से जानती है कि किसका क्या किरदार है और किसके क्या कौलो फिल्म में कितना तजाद है। जो बात आप पहले कर रही थी, मैं समझता हूँ कि इस पटिशन के हवाले से अगर देखा जाए इसकी अहमियत नौयत को, तो ये मेमो गेट से भी कई गुना ज़्यादा अहम नौयत का केस है। और इसके अंदर तो किसी मंसूर इजाज को बाहर से नहीं आना, कोई बीबीएम की ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मर डीजीआईएस है जो भी हयात है और एक साबिक आर्मी चीफ का बयान भी मौजूद है, एक एफिडेविट दिया गया है, यानी कि एतराफ़ किया है। इन दोनों इदारों के सरबराहान ने एतराफ़ किया है कि उनके इदारे जो है वो उन्होंने सियासतदानों को पैसे दिए हैं आईजीआई बनाने के लिए। ये मैं यहाँ पे ये पॉइंट उठाऊंगी कि उन्होंने पैसे दिए। अब एतबार ये किया जाएगा कि जर्नैलों की बात पे एतबार किया जाएगा, ठीक है उन्होंने पैसे दिए, सियासतदान इनकारी हैं कि जी हमने पैसे नहीं लिए, तो फिर मामला कहां तक जाएगा? देखिए, अगर मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि सिर्फ बयानबाजी की हद तक नहीं, अगर ये वाकई अगर ये लोग सच्चे थे, इन पे इतने बड़े संगीन जब इल्जामात लगे जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने के, और ये इन लोगों को बारहा मौके भी मिले, तो इनको जाना चाहिए था बजाय मेमो गेट से। पहले तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था पहले इस पे असगर खान केस के ऊपर इस्तदा करते हैं कि जनाब इस केस को फौरी तौर पे खोला जाए ताकि असलियत जो है वो कौम के सामने आए। अगर जर्नैलों ने अगर कोई झूठे एफिडेविट या कोई ऐसी हरकत की है तो वो भी कौम के सामने आना चाहिए।
तो ये उंगलियां एक इदारे की जानिब भी उठेंगी, ISI की जानिब उठती हैं उंगलियां, जब उठेंगी तो फिर आप किसका साथ देंगे? देखें, हम तो इंसाफ का साथ देंगे, आजाद अदलिया का साथ देंगे, जमहूरियत का साथ देंगे। हम जो बात कर रहे हैं, हम किसी की जात के खिलाफ कोई जाती हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी तो जद्दोजहद ही जो है आजाद अदलिया की इसलिए थी ताकि मुल्क में आइन और कानून का जो है ठीक। इस केस से आपको लग रहा है कि सियासी इंसाफ शायद मिलेगा? मैं डिस्कशन में एक बार वेलकम करूं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एक ये दरीना मुतालबा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जब भी हम अदालत के हवाले से गुफ्तगू करते थे तो आप लोग ही कहते थे कि ये अदालतें असगर खान पिटीशन क्यों नहीं खोलती। अब ये पिटीशन खुल गई तो अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई सियासी तब्दीली आएगी या हालात तब्दील हो जाएंगे अगर ये पिटीशन खुलती है, या कोई बड़ा फैसला आता है इस हवाले से? आसमा, एक तो पहले इस बात को क्लियर कर ले कि ये हमारा कोई मुतालबा सच नहीं था। नहीं, मुतालबा नहीं था, आप लोग रेफरेंस के तौर पे कहते थे कि अदालतें ये पिटीशन क्यों नहीं खोलती। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहने दे। वो ये था कि अदालत के अंदर बहुत सारे केसेस बड़े रैपिडली सुने गए, बड़ी स्पीड से सुने गए, और कुछ पिटीशन वो थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी बहुत अरसे से। असगर खान साहब अपनी पिटीशन को खुद बहुत अरसे से परसू कर रहे थे, और ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, हर तरफ से ये एक मुतालबा था कि इस केस को भी सुना जाना चाहिए। ओल्ड पेंडिंग जो केसेस है वो सुने जाने चाहिए। हम एक सियासी जमात है, हम सियासत के अंदर, सियासी मैदान के अंदर मुकाबले करना चाहते हैं। ना हमने कभी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे लिए हैं। माजी में बहुत सारे लोग वो हैं इस मुल्क की सियासत के अंदर जो बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं। हम इन स्पाइट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अदालतों के अंदर भी हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए और उस वक्त की क़यादत ने एग्री किया, माना। अगर ये थोड़ा सा हम तारीख की बात करें और तारीख की दुरुस्तगी अगर हम कर दें, थोड़ा सा ये भी ऐड कर दें, ये पिटिशनर असगर खान के साथ नसीरुल्लाह बाबर गए थे, एज अ पिटिशनर वहां गए थे, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो गए थे, तो फिर आपका इस पिटिशन से कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, इस पिटिशन से ताल्लुक ना होना इशू नहीं है। ये एक ओल्ड पेंडिंग पिटिशन थी, ओल्ड पेंडिंग पिटिशन भी आनी चाहिए, जिसमें बड़े आला अहदेदारों ने अपने बयान दिए हुए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं गए, और ये जो बात है कि इसमें सियासत में भौचाल आएगा, हम सियासी भौचालों के कायल थे और हम सियासी अमल के जरिए भौचाल चाहते हैं। हमने ना कभी एस्टेब्लिशमेंट के सारे पॉलिटिक्स की है, और कुछ जमातों ने अब कोशिश की है कि वो अदालतों को इस्तेमाल कर सके हुकूमतों को हटाने के लिए, जिसमें उन्हें पहले भी नाकामी हुई है, अब भी नाकामी होगी। अदालतों में भी इंसाफ होगा, और हम भी यही चाहते हैं कि सियासत के मैदानों में होनी चाहिए, ऐवानों में होनी चाहिए, अदालतों में और एस्टेब्लिशमेंट के सारे नहीं। ये हमारा ना माजी था, ना हाल है, ना मुस्तकबिल होगा। हम बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और बिकॉज ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स नहीं करते। चलें, अच्छी बात आप करें कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया। खुरम दस्तगीर साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और आपने जो आगे बात की अप्रिशिएट भी किया उसको हसन निसार साहब ने। तो अब आपकी 2012 की अगर बात करते हैं, 2011 की मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, या 2008 के बाद जब आप आए तो एक चेंज थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन क्या आपको, जैसे हम बार बार इस पिटीशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके फैसले पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? मियां साहब जैसे कहते हैं मेमो गेट में वो किसी के खिलाफ नहीं गए, ये पिटीशन जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है किसी के खिलाफ नहीं है, उमर चीमा साहब कह रहे हैं उन्हें इंसाफ की तवक्को है अदालतों से, तो जब फैसला आएगा तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारी उंगलियां आप लोगों की तरफ भी उठेंगी उस वक्त। जी, सबसे अहम बात इस पिटीशन की ये है, और हम इसको वेलकम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया है और उस पर हियरिंग होगी, कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी कानून और किसी अदालत के ताबे हैं या नहीं है। ये इस पिटीशन का सबसे अहम तरीन सवाल है, और हमारा इस पर यकीन बड़ा वाज़े है, बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के अदालतों को जवाबदेह हैं। और अगर इस पिटीशन के नतीजा जो भी, जब एविडेंस को सिफ्ट किया जाएगा और पूरी इसके जांच पड़ताल होगी, लेकिन अगर इस पिटीशन के नतीजे में ये एस्टैब्लिश होता है, जिस तरह एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मिसिंग पर्सन का केस टेकअप किया, कि ये एजेंसियां अदालतों को जवाबदेह हैं ह्यूमन राइट्स के मामले में, पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करने मामले में, और जो चार्टर इनका अपना है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, क्या ये उसको वायलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस मामले में अगर इस पिटीशन के नतीजे में ये एस्टैब्लिश होता है तो हम तो इस रिजल्ट को वेलकम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हमें आगे लेकर जाना है, वो आगे तभी जाएगा कि अगर एजेंसियां भी अपने आप कह रहे हैं कि दायरा कार में, अपने दायरा कार में महदूद रहेंगी, और पाकिस्तान के सियासतदानों के टेलीफोन टेप करने या उनके पीछे जो है ताकुब करने, ये चेक करने किधर जा रहे हैं, उससे
दूर रहकर जो है ये तो एजेंसियों के किरदार की बात हुई, लेकिन इस पिटीशन में पैसों का जिक्र नहीं हो रहा, पैसों का जिक्र नहीं हो रहा खुर्रम दस्तगीर साहब, पैसे लिए गए, पैसे लिए गए। हम इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही मुस्लिम लीग नून का यकीन ये भी है, जिसकी वजह से मेमोगेट की में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कि पाकिस्तान के जो मुंतखब सियासतदान हैं, खास तौर पे जो आला ओहदों पर फाइज हैं, वो भी कानून के उतने ही। लेकिन आज भी आप लोग इल्जाम लगाए, खुर्रम दस्तगीर साहब आप ये वजाहत फरमा दें, आज भी आप इल्जाम लगा रहे हैं पैसों के हवाले से, उस वक्त ये इल्जाम आप पे लगा, आज भी इल्जाम लगा रहे हैं, बात हो रही है ना पैसे दिए गए, पैसे दिए गए। जी वो तो अब इसका जो बाकायदा जवाब है हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कोर्ट में दाखिल करेंगे, और उसके ऊपर भी, उस जवाब पर भी जरा होगी, बहस होगी, और फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। हसन निसार साहब, आप सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब आप गुफ्तगू का हासिल हमें अगर ये बता दें, वो ये खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं एजेंसियों को अपने दायरा कार में रहना होगा, अदालती फैसले की जानिब से सब इस इंतजार में कि शायद अब अदालत इब्तदा करे कि एजेंसियों को उनके दायरा कार में रखे। सियासतदानों में क्या हिम्मत नहीं थी कि ऐसी लेजिस्लेशन करते कि ऐसे वो आगे मजीद बढ़ते ही ना? इब्तदा तो भुट्टो साहब ने की सियासी सेल बनाकर। नहीं, इसमें सियासतदानों की नाअहली तो डेफिनेटली अपनी जगह पे है। एक बात का मैं इजाफा कर दूं, आपने कहा कि मुकर गए नहीं, जैसे बेगम आबदा हुसैन है, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मिले हैं, एक दो और लोगों ने कहा, एमक्यूएम की तरफ से ये आया कन्फेशनल स्टेटमेंट कि हमें भी अप्रोच किया गया था, ऑफर किया गया था, विच वी टर्न डाउन। तो ऐसी बात नहीं है कि हर बंदा को डिनाई कर रहा है, रह गया सियासतदानों का रोल। तो देखें आप, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की और इंडिया की जो फौज है, ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं है। 14 अगस्त 15 अगस्त की दरमियानी शब को जो फैसला हुआ, दो मुल्क बने, तो इट वॉज बेसिकली द सेम आर्मी। इनका बैकग्राउंड, इनका कैरेक्टर, इनकी तरबियत, इनकी ग्रूमिंग, इनकी किताब, इनका निसाब, सब कुछ एक था। अच्छा, ये आप देखें कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की फौज मुसलसल टेक ओवर करती चली गई, मार्शल लॉज लगते रहे। भले परवेज मुशर्रफ साहब ने उसको मार्शल लॉ का नाम नहीं दिया, बट दैट टू वाज अ मार्शल लॉ। अच्छा, इंडियन आर्मी ने नहीं किया, वजह क्या है? वाइल इट वाज द सेम आर्मी। ठीक है, ये क्राउन की फौज थी, ये बादशाह की या मलका की फौज थी, ट्रेनिंग श्रेनिंग हर चीज एक। तो क्यों हुआ? वजह यह है कि उनका जो पॉलिटिकल, उनका जो मटेरियल था वो बेहतर था, हमारा घटिया था। हमारे यहाँ तोंदों वाले, मूछों वाले, मोटी गर्दनों वाले एमक या फ्यूडल्स, ये वो इस तरह के लोग आए, तो फौज ने कहा ये तो घटिया किस्म के छिछोरे, इन बंदरों से तो बेहतर है कि हम मामलात को देखें। वहां ये जरूरत नहीं हुई। देयर वाज अ मैन लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो बाकायदा सीजन ग्रूम पॉलिटिशियन थे, ये मौका परस्त थे, ये धांधली की पैदावार लोग थे। इसलिए पाकिस्तान की वजह, सो बेसिकली ये उस लेवल के लोग नहीं थे, इसलिए वहां कभी मार्शल लॉ लगा नहीं, यहां ये बाज नहीं आए। दूसरी बात यह है कि ये इतने डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा देखिए, बात सुनिए, करना चाहूंगा अगर मुझे इजाजत दें। प्लीज आप बात करें। जी हसन निसार साहब, जी हसन निसार साहब। अच्छा, तो ये डेफिनेटली इनकी अपनी गलतियां, लेकिन ताली बहरहाल दो हाथ से बचती है। एक हाथ में शायद जोर ज्यादा होता हो। हमारे यहाँ ये मुसलमानों का मिजाज है, और अब से नहीं है, सदियों से है कि हमें इक्तदार और इख्तियार की बदहज़मी हो जाती। फौज के पास चूंकि ताकत है, तंजीम है, डिसिप्लिन है, सारा कुछ है, इसलिए वो अपनी हदूद से तजावज करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब भी अनफॉर्चुनेटली हमारा सियासतदान इतना कुछ भुगतने के बावजूद आज भी ये एक कम्युनिटी के तौर पे इनका आपस में वो रिलेशनशिप नहीं हो सका। और ये जब ये बड़ा इनका रोमांस चल रहा था, आई वॉज प्रोबेबली द ओनली वन इन दिस कंट्री हु कैटेगोरिकली सेड कि ये चंद महीने के मेहमान हैं, ये एक दूसरे के साथ वही कुछ करेंगे जो ये करते आ रहे हैं। क्योंकि ये सबक, ये अभी इन्होंने, इनमें वो मैच्योरिटी नहीं आई, वही हुआ जो हो रहा है, और अब भी वही हुआ। लेकिन अब सोच आ गई सर, आप कह रहे हैं अब तो ये लगता है सोच आ गई, लेकिन फिर भी सियासतदान मुत्तहिद हैं या नहीं, इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या वो खुफिया हाथ बेनकाब होंगे जो पाकिस्तानी सियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, या वो जो सियासतदान मुख्तलिफ अदवार में आलाकार बने रहे और जिन्होंने पैसे लिए असगर खान पिटीशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो क्या वो लोग भी बेनकाब होंगे? इस पर हम बात कर रहे हैं। उमर चीमा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मेमो गेट की अभी हालिया मिसाल ले लेते हैं। इसमें भी हमने देखा डिवाइडेड नजर आए पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं। हुकूमत ने थोड़ा देर पंगा ले लिया आर्मी के साथ, लेकिन फिर उसके बाद सुलहनामा हुआ और फिर बैकफुट पे उनको जाना पड़ा। तो चेंज तो हमें नजर नहीं आ रहा फिर पाकिस्तानी सियासत में, कि शायद जैसे हम बार बार बात करते हैं कि जी शायद तब्दीली का वक्त आ गया। देखें आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माजी में अगर देखें तो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुख्तलिफ इदारों के साथ, एजेंसियों के साथ जो साजबाज रही, जो नूरा कुश्ती जो आपस में चलती रही, जिसके अंदर करप्शन को जो है एक तरह से एक दूसरे की करप्शन को बचाने की भी कोशिशें की जाती रहीं, अगर हमने इन गैर आइनी इकदामात को, गैर जमहूरी इकदामात को रोकना है तो देखें एक ही रास्ता है कि मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज एहतसाब हो और एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन करवाए जाएंगे। करेगा कौन? तभी देखें अवाम के हकीकी नुमाइंदे और लोगों के वोट का इस्तेहकाक तभी कायम होगा। तो लोग तो अपनी मर्जी से वोट देते हैं, नून लीग को देते हैं, पीपल्स पार्टी को देते हैं, एमकेएम को देते हैं। लोगों को तो फोर्स शायद हम नहीं कर सकते। नहीं, देखें आपके सामने है कि पिछले 6 दहाइयों के अंदर ये अगर 75% लोग अगर इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आ रहे तो इस वजह से नहीं आ रहे, लोगों को उस पर एतमाद उठ गया। एजेंसियों ने बारहा आपके सामने, अभी जिस तरह आईजीआई की बात हम बनाने की बात कर रहे हैं, आपके सामने 97 में जिस तरह 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, एनआरओ के अंदर जिस तरीके से फैसिलिटेट किया डील के अंदर, तो मैं समझता हूँ हालात आज इस नहज पे आ गए कि उन इदारों को भी ये चीज समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने जो ये नायल और करप्ट सियासतदानों को सपोर्ट करके, वजह क्या है, ऐसी वजह क्या है? सियासी जमातें बात करती हैं, या फिर अब तहरीक इंसाफ का जब हम जिक्र करते हैं तो फिर नून लीग का मैं बात कर लूं, ये जिक्र कर लूं, वो ये कहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कुछ इस्टेब्लिशमेंट किसी खास सियासी जमात को सपोर्ट करी, इशारा आप लोगों की जानिब होता है। तो क्या पहले आईजीआई बनी तो मैं आपको बताऊंगा आसमा, अगर हमने 16 साल की हमारी जदोजहद है, वो है ही इस स्टेटस को के निजाम के खिलाफ है। अगर हमने किसी के कंधों पे चढ़ के आना होता तो 16 साल में हमें कई दफा मौके मिले। हम जो जिस निजाम की तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो जदोजहद है, वो एक अमली तौर पे उसको तभी अमली जामा उसको तभी जो है पहनाया जा सकता है जब उसके ऊपर किसी किस्म के अपने एजेंडे के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब इन लोगों की तरह जो है एजेंसियों के साथ, दूसरे इदारों एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब कॉम्प्रोमाइज करके लोग इदार पे कब्जा करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर किसी किस्म के एजेंडे के ऊपर जब वो उन्हें कॉम्प्रोमाइज के बाद आप कह रहे हैं कि आप चल के नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। खुरम दस्तगीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, खुरम दस्तगीर साहब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपको असगर खान पिटीशन के बारे में याद रखना चाहिए कि जनाब असद दुरानी जिनके एफिडेविट की यहाँ डिस्कशन होती है, उनको परवेज मुशर्रफ ने बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों को डिपोर्ट किया गया, उनको बाकायदा वहां से जो 25-25 साल वहां ठहरे हुए थे। तो जनरल असद दुरानी का मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो इस्तेमाल किया गया सऊदी अरब में, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये दुरानी साहब ने ये एफिडेविट, बड़ी अहम बात है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि सियासतदानों की जो भी गलतियां हैं, उनकी खराबियां हैं, लेकिन जब, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि पाकिस्तान की फौज का सरबराह अयूब खान और वहां जाके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में 1953 में जब जाके कहता है कि दिस आर्मी कैन बी योर आर्मी इफ यू वांट अस, तो इससे ज्यादा चचूरी हरकत मेरे ख्याल में फिर ये फिर क्या होगा? ऐसा फिर क्या हुआ कि मियां साहब इन्हीं जनरल दुरानी के साथ, जनरल असद दुरानी के साथ पंजाब हाउस में बैठ के मीटिंग भी करते रहे, जिन्होंने उनके खिलाफ एफिडेविट जमा कराया? उनकी जो हैसियत है एज ISI, आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया आपके खिलाफ, इंटेलिजेंस के बारे में इंसाइट है, लेकिन उनका ये मियां साहब की मैं समझता हूँ कि शायद उनका बड़ापन है कि उन्होंने उसके बावजूद जो उन्होंने सऊदी अरब में उनके साथ किया है उनको माफ किया। लेकिन जो बात है वो ये, अगर हम तहरीक इंसाफ समझ रही है कि उन्होंने एक पेज आगे जाना है, लेकिन उनके पेज में भी खुद इमरान खान साहब ने भी किताब में जिक्र किया है कि उस 2002 के दौरान मुस्तकिल उनकी जनरल एहतशाम ज़मीर से मीटिंग होती मुलाकातें और ग्रैंड नेशनल अलायंस, इसका मतलब सब मिले हुए हैं, अंदर से सब मिले हुए हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। खुरम दस्तगीर साहब, आखिरी बात मैं ये जानना चाहूंगी हसन निसार साहब से, वक्त की कमी है, 30-40 सेकंड। हसन निसार साहब, अभी भी आप आज की सियासत को भी देख रहे हैं, आज भी हमारे सियासतदान के आलाकार बने हुए हैं, कोई खास सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत कर रही, ये इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही। आखिरी सर बात करेंगे हम इस पे।
यास्मा, असल गुजारिश ये है कि ये इस तरह नहीं हो सकता, ये टेपर ऑफ करेगा। मैं पर्सनली ये समझ रहा हूँ कि हमारे सियासतदान में जिस रफ्तार से सीखना चाहिए था, इनकी रफ्तार थोड़ी रिटार्डेड है और वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, बट दे आर लर्निंग ग्रेजुअली, और ये दे विल हैव टू ग्रेजुएट इनटू अनदर, ये ट्रांजिट में है इस वक्त और ये मुमकिन भी नहीं। वो जिन जफा इतना खौफनाक है जिसकी तरफ सबने इशारा किया है और हमको पता है हम क्या बात कर रहे हैं, वो इतना खौफनाक जिन जफा है कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इसको ऐसे काट दें और नहीं, वो टेपर ऑफ हो रहा है, वो प्रोसेस शुरू हो गया है और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट भी एक बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है। मीडिया का एक अपना रोल होगा, मैच्योरिटी पॉलिटिशियंस में आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूं आ रही है, तसल्ली बख्श रफ्तार नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली बातें उधर ही जाएंगी जिधर आप चाह रही हैं जाएं, जिधर हम सब चाह रहे हैं कि जाएं। सियासतदान ही तो उनको वो बेनकाब होंगे सर, आखिरी 10 सेकंड वो बेनकाब होंगे, आखिरी 10 सेकंड they'll be calling the shot। नहीं, वो तो पहले ही बेनकाब है। अच्छा, बेनकाब क्या होना? बहुत बहुत शुक्रिया हसन की बात है, वो फैसले की घड़ी आन पहुंची है, तब्दीली का वक्त आप कह रहे हैं कि आन पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, उमर चीमा साहब, खुरम दस्तगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे हसन निसार साहब कह रहे थे कि तब्दीली का वक्त आ चुका है, बहुत सारे लोग इसमें बेनकाब भी हो सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।